Hello students, we are going to continue exercise 1.2, question number 5. Please read the statement. Check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n. क्या चेक करना है कि क्या 6 पावर n 0 से एंड हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। चलिए एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। एनी नेचुरल नंबर n मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 राइट। तो अब पुट करके देखते हैं क्या 6 पावर 1 किसके इक्वल होगा। ये तो 6 के इक्वल होगा। n की जगह पर 2 फिल करें तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 36 होगा। n की वैल्यू 3 पुट करें तो यानी कि 3 बार 6 को मल्टीप्लाई करना 216। तो क्या नोट क्या किया हमने देखा कि यार नेचुरल नंबर कोई भी पुट करें तो ये एंड किससे हो रहा है 6 से हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये 0 से एंड नहीं होगा राइट। तो हमें अब आंसर पता लग चुका है कि ये 0 से एंड नहीं होगा। लेकिन फिर हम पेपर में ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है एनी नेचुरल नंबर n। आप तो 1 2 और 3 चेक कर रहे हो, सारे नेचुरल नंबर तो चेक नहीं कर रहे। तो इसका कोई जनरलाइज्ड मेथड होना चाहिए जिसके बेस पे हम ये कह सके कि ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो वो एक मेथड है, थोड़ा थ्योरेटिकल मेथड है लेकिन बहुत आसान है, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक बात सोचिए, 6 पावर n अगर 0 से एंड होता है तो बताइए वो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। जो भी टर्म 0 से एंड होती है वो 5 से डिवाइड होता है ना। तो यही चीज लिखते हैं एक बार, देखिए कैसे लिखेंगे। इफ 6 पावर n ends with digit 0, अगर 6 पावर n 0 से एंड करता है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। देखो जो बोल रहा हूं ना हिंदी में वही इंग्लिश में लिख रहा हूं, यहां पर कोई मुश्किल काम नहीं है। 0 से अगर एंड होता है तो 5 से डिवाइड जरूर होगा राइट। अब देखो 10 है 5 से डिवाइड होता है, 20 है 5 से डिवाइड होता है, 30 है 5 से होता है 5 से डिवाइड राइट। लेकिन एक बात और भी है, क्या 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 5। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो क्या होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़र 4, 4 मल्टीप्लाई 5। 30 का क्या बनेगा, 30 का देखिए क्या बनेगा 2 इंटू 3 6, 6 मल्टीप्लाई 5 30। एक बात नोट किया आपने, जो डिजिट 0 से एंड हो रहा है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी जरूर आ रहा है राइट। और जब हम ये कह रहे हैं ना कि ये 5 से डिवाइड होता है तो उसके मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा ही आएगा। तो अब देखिए जो कंसेप्ट अभी हमने यहाँ पे सुना ना उसको इस क्वेश्चन में हमने लिखना कैसे है। पहले तो हमने ये लिखा कि जी अगर ये 0 से एंड होता है तो ये 5 से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर 5 से डिवाइड होता है तो 6 पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो उसमें 5 आना भी चाहिए राइट। तो हमें इस लाइन को कैसे लिखना है बड़े ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 power n would contain prime 5। इसको समझना है जरूरी। पहले क्या किया कि 6 पावर n अगर 0 से एंड होता है तो जी वो 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एक जो प्राइम है वो जरूर आएगा क्योंकि वो 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन क्या 5 आएगा देखते हैं। बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n। अब देखो 6 पावर n को क्या लिख सकते हैं, 6 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, पावर n पड़ी रहने दीजिए।
क्या इसमें 5 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसमें तो 2 और 3 आ रहा है। लिखेंगे ना, बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम 5। इसमें तो 5 आता ही नहीं। देखो एक चीज तो अब यहां तक क्लियर हो गई कि अगर 6 पावर n ने 0 से एंड होना है तो वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 5 से डिवाइड होता है तो 6 पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जरूर आना चाहिए, लेकिन 5 तो आता ही नहीं। इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं होता। बात तो यहीं पे खत्म हो गई। कुछ लोग यहीं पे भी छोड़ देते हैं, लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे ना, उसमें एक थ्योरम का नाम भी लिया हुआ है, हम वो थ्योरम भी समझते हैं। क्या थ्योरम है, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ये ध्यान से सुनना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ये थ्योरम क्या है, थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक आपकी बुक में थ्योरम 1.2 है। मैं थोड़ा हिंट लिख देता हूँ, जिसके पास एनसीईआरटी बुक है वो जरूर देख ले। 1.2 थ्योरम है, और थ्योरम की डेफिनेशन क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो मैं इसको एक बार समझा देता हूं। इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक कहती है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर, जैसे यहां पर 6 था, हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी 2 × 3, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। ऐसा नहीं होता कि आज 2 × 3 है तो कल कुछ और हो जाए। सिर्फ ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। 2 × 3 है, 3 × 2 हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो यहां पर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की गारंटी दी यहां पर कि देखो जी मैंने ये निकाला है, ये थ्योरम भी ये कहती है। कैसे लिखा? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिस prime factorization is unique. This prime factorization is unique, कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, जो ऊपर निकाल दिया वो बिल्कुल ठीक है। ये थ्योरम भी यही कहती है। जब इतना हो गया प्रूव, अब मैं फिर से पूरा गो थ्रू करूं। इसको बार बार मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको याद ही हो जाए, ये क्वेश्चन मुश्किल ना लगे। इंपॉर्टेंट है, 90% चांसेस है पेपर में आता है। If 6 power n ends with digit 0, it must be divisible by 5. That means prime factorization of 6 power n would contain prime 5. But prime factorization of 6 power n doesn't contain prime 5. According to fundamental theorem of arithmetic, this prime factorization is unique. Fundamental theorem of arithmetic कहती है कि जी ये तो यूनिक है, ये तो कुछ और हो नहीं सकता। So, last line, there is no natural number n, there is no natural number n for which 6 power n ends with digit 0। तो बस ये प्रूफ याद रखना है, तरीका याद रखना है। अगर 6 पावर n की बजाय 4 पावर n भी आ जाता तो भी सेम मेथड लगता। 6 की बजाय 4 हो जाता, सारा यहाँ पर 4 हो जाता, यहाँ भी 4 करते, यहाँ पे 2 × 2 कर देते, बाकी सारा क्वेश्चन क्या रहता? सेम रहता। ऐसी एग्जाम्पल है, आप बुक में अपनी एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, राइट। तो चलिए 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड दिस ऑल नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्यों है ये हमें बताना है। सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सीधा याद रखना है, जो अपने खुद के टेबल पे जाएं या फिर 1 के टेबल पे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे क्या है जी? प्राइम है, क्योंकि ये अपने खुद के टेबल पे भी जाते हैं और 1 के टेबल पे जाते हैं, इसके अलावा किसी पे भी नहीं जाते। और 2 फैक्टर्स जिसके हों, 1 भी और खुद जो खुद नंबर है वो भी। और एक बात याद रखनी है, 1 जो है प्राइम नहीं होता, 1 प्राइम नहीं होता, ये याद रखना है। प्राइम नंबर्स 2 से शुरू होते हैं। और कॉम्पोजिट नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल पे भी चले जाएं, जैसे 4, 6, 8, 10, ये सारे क्या हैं?
कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, राइट। तो प्राइम के लिए याद रखना है कि एक तो वो नंबर खुद भी हो या 1 हो, दो ही उसके प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। 1 नहीं होता क्योंकि 1 का 1 ही रह जाता है, 2 नंबर नहीं बनते, जिसके 2 हों वो प्राइम। कॉम्पोजिट कौन सा होता है? जो अपने अलावा किसी भी और टेबल पे डिवाइड हो जाता हो। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है, फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे हमने इनको प्रूव करना है कॉम्पोजिट नंबर्स, तो यानी कि कॉम्पोजिट नंबर कब होंगे? जब ये अपने खुद के अलावा किसी और टेबल पे भी डिवाइड हो जाए। मैं फर्स्ट पार्ट देखता हूं, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। मुझे इस नंबर को कैलकुलेशन करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बनता है। यहां से 13 कॉमन आ रहा है, सिंपल 13 की जगह पे 1 लिख दो, 13 कॉमन, ये क्या बन गया 77 प्लस 1 यानी कि 13 मल्टीप्लाई 78। अब देख लो ये जो भी नंबर है वो 13 के टेबल पे भी आता है, 78 के टेबल पे भी आता है। जब ये दो टेबल्स पे आ रहा है तो फिर प्राइम तो हो नहीं सकता, ये क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 13 एज वेल एज 78। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। मेथड समझ आया कैसे अटेम्प्ट करना है? तो जैसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वैसे ही सेकंड पार्ट होने वाला है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए सेकंड पार्ट ये लिखा पड़ा है क्वेश्चन यहां पर, इनमें से 5 कॉमन है। देखिए मैं सीधा कॉमन निकाल रहा हूं, 7 मल्टीप्लाई 6, 5 की जगह पर 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर आगे 5 की जगह पर 1। अब देखो इतनी इतनी प्रोडक्ट करोगे तो क्या बनेगा? 1008 और बाद में प्लस 1, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1009, तो बन गया ये भी। अब यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज 1009, सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो देखिए बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, 7th क्वेश्चन। चलिए स्टेटमेंट रीड करिए। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मान लेते हैं ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है और इस पॉइंट ए से दोनों ने चलना शुरू करना है। हमारे पास क्या सिचुएशन है कि दोनों इसी पॉइंट से इकट्ठे इस सर्कल में घूमना शुरू करते हैं। अब क्या है कि सोनिया की स्पीड कम है, सोनिया एक चक्कर पूरा लगाने में 18 मिनट्स लगाती है, जबकि रवि यही चक्कर कितनी देर में पूरा कर लेता है? 12 मिनट्स में। बताइए कितने मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि ए पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे? तो देखिए मान लो दोनों इकट्ठे शुरू किए यहाँ से, अब क्या होगा? रवि तो 12 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा, जबकि सोनिया तो इससे पीछे होगी, क्योंकि सोनिया तो 18 मिनट बाद यहाँ चक्कर पूरा करती है। अब होगा क्या? सोनिया का एक चक्कर पूरा होगा 18 मिनट बाद, सोनिया का दूसरा चक्कर कब पूरा होगा? 18 मिनट और लग जाएंगे। ये देखो सोनिया का एक चक्कर हुआ 18 मिनट में पूरा, दूसरा चक्कर 18 मिनट में और लगाए, तो यानी कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट्स बाद सोनिया ए पॉइंट पे पहुंच जाएगी। अब रवि की बात करूं, रवि पहला चक्कर लगाएगा 12 मिनट्स, दूसरा चक्कर 12 मिनट्स, तीसरा भी 12 मिनट्स, यानी कि 36 मिनट्स जब पूरे करेगा ना रवि, तो उसके 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे, लेकिन पहुंचेगा ए पे। यानी कि दोनों 36 मिनट्स बाद ए पॉइंट पे मिलेंगे।
लेकिन करना ऐसे नहीं है। आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। टाइम आफ्टर विच दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का एलसीएम निकालिए, वो कितना आएगा, 36 मिनट्स आपका आंसर होगा। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक तरफ 12 इधर 18 इकट्ठा निकाल सकते हो। 2 के टेबल में 6 जार, 2 के टेबल में 9 जार, फिर 2 के टेबल में 3 जार 6, यहाँ पर 9 पड़ा रहने दीजिए। फिर 3 के टेबल में 1 जार, 3 के टेबल में 3 जार, और फिर 3 के टेबल में ये 1 हो जाएंगे दोनों ही। यानी कि एलसीएम किसके इक्वल आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 18 2 जार 36, यानी कि 36 मिनट्स इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और एक आइडिया बता दूं आपको, मेरे पास एक वैल्यू 12 है, एक वैल्यू 18 है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हो कि आंसर इन दोनों से बड़ा होगा तो समझ लो एलसीएम का केस है। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस हो कि आंसर इन दोनों से छोटा होगा तो समझ लो एचसीएफ का केस है। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे एलसीएम निकल रहा है। पहले एक क्वेश्चन था ड्रम सेट वाला, या मैं कहूँ आर्मी बैंड मेंबर्स वाला, उसमें आपके पास एचसीएफ निकाला था पिछली एक्सरसाइज में। क्यों एचसीएफ निकाला था, आपका आंसर छोटा होने वाला था, क्योंकि आपने उनको कॉलम्स में डिवाइड करना था। अगर मेरे पास टोटल 32 लोग हैं या 616 लोग थे, उनको कॉलम्स में डिवाइड करना था, तो कॉलम तो कम ही होंगे ना, तो वहाँ एचसीएफ का केस था। यहाँ पे मिनट्स देखो, एक 12 मिनट में, एक 18 मिनट में, फाइनल आंसर तो बढ़ के ही आएगा। बढ़ के आएगा तो मतलब एलसीएम निकालना है। तो 1.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। कल हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।